आपको लिए चलते हैं बिहार, क्योंकि वहां पर हो रही है जबरदस्त पॉलिटिक्स। एक तो आपकी नजर होगी चिराग पासवान को लेकर, क्योंकि उनका एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन ओवैसी की एंट्री ने कैसे इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा आपको समझाते हैं। इस कठिन हालात में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सीमांचल के इंसाफ के लिए मंजलिस का साथ दीजिए। लालू को एक और झटका लगने वाला है। राहुल के दांव पर ओवैसी का खेल। समझो बिहार में एनडीए का काम बन गया। गठबंधन के वोट बटेंगे, एनडीए के वोट बढ़ेंगे। ओवैसी की एंट्री इंडिया गठबंधन में बजी घंटी। मैंने कहा था कि तेजस्वी अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा। नीतीश कुमार से मिले झटके के बाद 3 मार्च को इंडिया गठबंधन ने मोदी हराव की विराट हुंकार भरी। लालू यादव बोले, तेजस्वी यादव बोले, अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले, बिहार की 40 सीट पर टीम मोदी की हार तय है। लेकिन 13 मार्च को बिहार की सियासी पिक्चर में ओवैसी की एंट्री के साथ क्लाइमेक्स बदल गया। ओवैसी की पार्टी ने आज ऐलान कर दिया है कि बिहार में कम से कम 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीटों का सिलेक्शन हो गया और अब किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो अभी पार्टी ने 11 स्थानों पर, जहां से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। यहाँ आपको समझना है कि बिहार में ओवैसी की सीधी एंट्री का मतलब है आरजेडी के मुस्लिम यादव फॉर्मूले को ओवैसी के एम फैक्टर से सीधी चुनौती। ये चुनौती 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी होगी, आपको चुनावी परिणाम के जरिए समझाते हैं। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ये वही इलाका है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। वहीं 2019 में किशनगंज लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम तीसरे नंबर की पार्टी थी। बात 2 विधानसभा में हुए उपचुनाव की करें तो गोपालगंज में बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार के पीछे ओवैसी के उम्मीदवार की बड़ी भूमिका रही। बीजेपी 1800 वोटों से जीती, जबकि एआईएमआईएम को 12,000 से ज्यादा वोट मिले। ठीक ऐसे ही कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत का स्वाद चखने को मिला। यहाँ भी ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को हराने की पटकथा लिखी। सरल शब्दों में समझे तो एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होना तय है। बिहार में ओवैसी साहब 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई इनकी चाल समझ चुके हैं और ये बीजेपी की बी टीम बन करके बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम करते रहे हैं। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। अल्पसंख्यक भाई कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। ओवैसी की एंट्री हुई तो विपक्षी गठबंधन ने आरोपों का पिटारा खोल दिया। आरजेडी ने ओवैसी का स्वागत बीजेपी की बी टीम बताकर किया है। ओवैसी ने एंट्री मारी तो इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ना भी लाजमी है। ऐसा क्यों, उसे आप उन 11 सीटों के धर्म वाले गणित से समझिए जहां ओवैसी ताल ठोकने वाले हैं। एआईएमआईएम ने फैसला किया है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
इसमें किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी, कटिहार में 44%, अररिया 43%, पूर्णिया 38%, दरभंगा 22%, भागलपुर 18%, मुजफ्फरपुर 16%, जबकि गया में 11.12% और काराकाट, उजियारपुर और बक्सर में 10% से कम मुस्लिम आबादी है। एक बड़ा आरोप हम लोग पर रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीजों का हमने जिक्र किया है, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकाट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहां बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अकलियतों को मान और सम्मान बने, सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। 2019 में ओवैसी ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बिहार की किशनगंज सीट पर 3 लाख वोटों के साथ AIMIM तीसरे नंबर पर थी। इस बार सीमांचल की धरती से ओवैसी बड़ा उलटफेर करने की प्लानिंग कर चुके हैं। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने, बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है। ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं गुजरा होगा जो अख्तर अली मान वहां पर आपकी आवाज को उठाएगा, गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएगा। और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या गुनाह किया मैंने, बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी दुआएं है कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं। ओवैसी ने अपने अंदाज में चुनावी प्रचार भी शुरू कर दिया। दावा यही है कि मुस्लिमों के हक की आवाज सिर्फ और सिर्फ AIMIM उठाती आई। और मैं मंजलिस के जो मुखालिफिन हैं, जो मंजलिस पर गाली देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बन सकता तो अपना तो बन जाओ कम से कम तुम। इसका जिम्मेदार अख्तर अली मान है, इसकी जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, क्योंकि आपने लालू का साथ दिया, आपने नीतीश का साथ दिया। बताओ तुमको क्या हासिल हुआ? तुम्हारा वोट उनको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठा दिया, तुम्हारा वोट उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारा वोट उनको 1 साल नहीं 17 साल 13 साल उनको सत्ता की कुर्सियों पर बिठा दिया। मगर आपके घर में आज चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। साफ है, लोकसभा चुनावों में बिछाई जा रही बिसात में ओवैसी बिहार में बड़ा खेल कर सकते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव भले न जीते, लेकिन इंडिया गठबंधन का सियासी खेल तो बिगाड़ ही सकती है। ये 4 बेईमान चले गए, जिनके पास तो कौन सी मिनिस्ट्री थी, आपदा की मिनिस्ट्री थी। कौन सा तुमने किया? अरे तुम पे अब आपदा आ गई, अब तुम खत्म हो गए इंशाअल्लाह हमेशा के लिए। यही हमारी गलती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर गठबंधन को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि चुनावी हिस्ट्री यही बताती है कि ओवैसी की पार्टी विपक्षी गठबंधन के लिए वोट कटवा साबित होती है। सीधा फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन ओवैसी की एंट्री पर टीम इंडिया ने क्या कहा, सुनिए। यानी देखिए, उनका तो स्वागत है। AIMIM 11 पे डालें, 40 पे डाले या 543 पे डाले, लेकिन AIMIM का जो असली चाल चेहरा और चरित्र है, और स्पेशली कल जब से CA के रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तब से AIMIM का एक विभत्स, एक भयानक चेहरा हम लोगों के सामने आ रहा है और बिहार के लोगों के सामने भी आ रहा है। देखिए, AIMIM किसके साथ खड़ा है? वो विपक्ष के साथ खड़ा है। सामाजिक न्याय के जो पैरोकारी, अपने आप को स्वघोषित सामाजिक न्याय के पैरोकार बोलते, उनके साथ खड़ा है। करने की जो वैसी की भी पार्टी है वो अपना खड़ा करते हैं, इसमें कौन खड़ा? अब देखना यही होगा कि ओवैसी की एंट्री के बाद इंडिया गठबंधन की नई रणनीति क्या होगी। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर MLA के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे तुम। और अगर यूपी और बिहार
बार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अक़लियत को उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर, और अखिलेश कह रहे हैं कि ये असली हिंदुत्व को बचाना है। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। किसके लड़ने से ऐसा होगा? अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया, मैं लड़ा था क्या? तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी लड़ा था, बल्कि मैंने कहा था आओ प्यारे तुम अमेठी मत लड़ो, अब राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ा लो, जमानत मैं सब कराऊंगा इंशाल्लाह। इतने बिहार के हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए। बताओ आप, अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अब्दुल बशीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। अब्दुल, बहुत दिलचस्प है कि हैदराबाद से बैठे बैठे आपको बिहार की भी पूरे चुनाव पर नजर रखनी है, क्योंकि वहां पर भी लगभग अगर वो 5 सीटों पर उतार रहे हैं, क्या किस तरह से अपनी गोटियों को, क्योंकि पिछली बार वो बाजी मार ले गए थे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उन्होंने उम्मीदवार बहुत सही इलाके में कौन जीत सकता है इसके हिसाब से चुने थे। किसको कहां उतार सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? जी बिल्कुल, अगर हम एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो जब ये उम्मीदवार चुनते हैं तो काफी केयरफुल तरीके से ये चुनते हैं। हालांकि 11 उम्मीदवारों के नाम बिहार की यूनिट ने असदुद्दीन ओवैसी के पास भेजे हैं, लेकिन कितने लोग अभी मैदान में उतरेंगे इसका फाइनल होना अभी बाकी है। 11 सीटों पर बिहार की यूनिट ने कहा है कि वो तय कर रहे हैं कि इस पर लड़ेंगे, लेकिन फाइनल कॉल लेना होगा असदुद्दीन ओवैसी को। बिहार में जब 11 सीट की बात आज कही गई तो 3 से 4 दिन में ये अभी फाइनल हो गया है कि 3 से 4 दिन में एक फाइनल कॉल लिया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इसका ऐलान करेंगे कि बिहार में कितने सीटों पर एआईएमआईएम अपना दांवपेच खेलेगी और क्या पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पर क्रिएट करेगी। लेकिन अगर हम पिछली बार माने तो 40 सीटों में 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक ही सीट हासिल की थी, जो गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का था, इसमें एक ही सीट जो है लोकसभा की इनको मिली थी। इसी पर सवाल खड़े किए हैं एआईएमआईएम ने। एआईएमआईएम ने कहा है कि पिछली बार हमने बस किशनगंज लड़ा था, लेकिन आपने जो है कई सारी सीटों पर लड़ते हुए भी भाजपा को हरा नहीं पाए। इस बार ये खुद मैदान में उतरे हैं, इस बार ये खुद लड़कर जो है बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखा जाए तो मुसलमान पक्ष से, दलित पक्ष से कोई रिप्रेजेंटेशन आरजेडी की तरफ से ठीक से हुआ नहीं है, ये इनके आरोप एआईएमआईएम के लगते रहे हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए इस बार 11 सीटों पर लड़ने की बात बिहार यूनिट ने असदुद्दीन ओवैसी से आज कही है। कहने के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ है, फाइनल कॉल लिया जाएगा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। लेकिन इंडिया अलायंस में जुड़ने की कोशिश या फिर इंडिया अलायंस एआईएमआईएम को दूर रखने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन काफी चांसेस है कि इंडिया अलायंस के साथ एआईएमआईएम जुड़ भी सकती है। सूत्रों की अगर हम माने तो पिछली बार बातचीत हुई है, कुछ पार्टियों से एआईएमआईएम संपर्क में है और एक फाइनल कॉल इलेक्शन कोड आने के बाद लिया जाएगा, जिसके बाद कितने सीटों पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी उस पर काफी एक फाइनल कॉल लिया जाएगा। उसके बाद ही ऐलान होगा कि बिहार में, यूपी में, हैदराबाद में या किसी और इलाके में एआईएमआईएम कितने सीट लड़ने वाली है। बिल्कुल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, रोहित, ये 4 सीटें, कुल 11 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। अब जिन सीटों का मैंने नाम लिया है वहां पर हेडेक तो पैदा कर सकते हैं आरजेडी के लिए।
बिल्कुल अंजना, सिर्फ हेडेक पैदा नहीं कर सकते हैं बल्कि जीतने का भी मादा रखती है AIMIM को। कि याद रखिए 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, इसी इलाके में 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी ओवैसी की पार्टी और 5 पे जीत हासिल की थी। यानी ओवैसी ने 2020 में ही अपनी बड़ी ताकत जो है वो सीमांचल के क्षेत्र में दिखा दी थी और अब जो सीटों का नाम ले रही थी ये तमाम वैसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो 40% से लेकर 75% तक है। ऊपर से उसमें आप दरभंगा जोड़ दीजिए, भागलपुर जोड़ दीजिए जहां पर 20% 25% मुस्लिम आबादी है। तो यानी कि जो महागठबंधन का खेल है, यानी तेजस्वी और कांग्रेस का जो खेल है वो बिगाड़ने का तो पूरा मादा यहाँ पर रखती है MIM और ओवैसी की जो वो ये पार्टी है। और इसीलिए लेकिन रोहित, मुजफ्फरपुर जैसी सीट पर तो ये आरोप लगेगा ना कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए ऐसी सीटों को चुना गया है, केवल मुस्लिम बहुल सीटों को नहीं चुना गया है, कुछ ऐसी सीटों को भी चुना गया है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। और ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हम केवल RJD और कांग्रेस को ही हराने के लिए वैसी सीटों पर नहीं उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं जैसे कि सीमांचल का क्षेत्र हो, बल्कि हमें लगता है कि बिहार के अन्य इलाकों में भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए ऐसी सीटों को चुना भी गया है, जैसे कि आप मुजफ्फरपुर का जिक्र कर रही थी, गया का जिक्र हो रहा है, उजियारपुर है, काराकाट है, जहां पर ओवैसी की बहुत बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन ये एक पोस्चरिंग है कि हम सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि हम ऐसे इलाकों में भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर हमें लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए पैन बिहार हम उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। क्योंकि रोहित देखिए ना, मुजफ्फरपुर या फिर ऐसी तमाम सीटों को आप देखिए तो फिर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि आखिर यहाँ पर उनका चुनावी मैदान उतरना, क्योंकि उनसे पहले ही यही सवाल पूछा जाता है कि आप मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवार क्यों उतारते हैं। तो उसका उन्होंने जवाब अपनी इस 11 कंस्टिट्यूएंसीज की लिस्ट से दिया।